हेलो मित्रों, पूर्वांचल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की क्या प्रक्रिया है और किस तरह से पास किए जाते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में इसके विषय में बताया गया था। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश होता है, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है और यह सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। और जब लोकसभा इसे पास कर देती है तो यह राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है और राज्यसभा इसे अधिकतम अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर कुछ निर्णय सुझाव देती है तो भी, नहीं देती है तो भी, उस सुझाव को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो उस लोकसभा अपने विचार के अनुसार उस सुझाव को माने या न माने। इस प्रकार से माना जाए तो राज्यसभा की शक्ति केवल 14 दिन तक धन विधेयक के संबंध में है। और याद रखिएगा, इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यानी यह लोकसभा का एकाधिकार होने के नाते संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान इस पर लागू नहीं होता और न ही इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब आगे देखेंगे वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जितने भी धन विधेयक होते हैं सभी वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। अब वित्त विधेयक में क्या होता है? वित्त विधेयक में आय, व्यय तथा आगामी वित्तीय वर्ष में नए कर या कर में संशोधन आदि आते हैं। वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 117 में दी गई है। एक चीज़ याद रखिएगा, वित्त विधेयक को दो भागों में बांटा गया है। वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक फर्स्ट है अनुच्छेद 117 फर्स्ट और अनुच्छेद 117 थर्ड। अब अनुच्छेद 117 फर्स्ट में जितनी चीज़ें अनुच्छेद 110 में कही गई हैं, जैसे कहा गया है कि कर को बढ़ाने, घटाने या कोई नया कर लगाने, इन सारी चीज़ों का उल्लेख 110 में है, जो धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित है। वह सारी चीज़ें 117 फर्स्ट में भी सम्मिलित हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऋण से संबंधित प्रावधान भी 117 में संबंधित हैं या सम्मिलित हैं। अब 117 फर्स्ट के तहत जो बातें हैं उसको धन विधेयक की तरह ही पेश किया जाता है, जो दो समान प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी प्रकार से इसे भी लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। उसी प्रकार से 117 फर्स्ट में जो बातें हैं उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन इन दोनों बातों के समरूप रहते हुए भी जो इसे पास करने की प्रक्रिया है वह साधारण विधेयक की तरह पास किया जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 50% प्लस 1 द्वारा अलग अलग पास होना जरूरी है। और यदि किसी कारणवश कोई इसमें से एक असहमत हो, चाहे लोकसभा असहमत हो या राज्यसभा असहमत हो या दोनों असहमत हो, लेकिन राष्ट्रपति इसे पास करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत, जैसा कि पिछले वीडियो में संयुक्त प्रावधान के विषय में बताया गया था। अब 117 थर्ड में क्या बातें हैं? 117 थर्ड के अंतर्गत उन आने वाले विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जैसे कि जो 117 फर्स्ट है उसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, लेकिन पास साधारण विधेयक की तरह किया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें 117 थर्ड में हैं उनको जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती। ठीक, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती। इसके अंतर्गत संचित नीति पर भारित व्यय आते हैं। जो संचित नीति से धन निकालने या जमा करने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। और देखिए कुछ विशेषताएं क्या हैं।
संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा न दे दे कि आप इसको पास कीजिए। तो ये बातें हैं 117 थर्ड में जो चीज़ें दी गई हैं। तो धन विधेयक हो गया और वित्त विधेयक हो गया। तो याद रखिएगा, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक सकता है, जबकि वित्त विधेयक 117 फर्स्ट और 117 थर्ड जो विस्तार से बता दिया गया, उनकी प्रावधान क्या है। लेकिन दोनों को 117 फर्स्ट को भी और 117 थर्ड को भी साधारण विधेयक की तरह ही पास किया जाएगा, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अलग अलग पास किया जाएगा। अब देखेंगे साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत विधेयकों के संबंध में पुनः स्थापित करने के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है कि विधेयक चाहे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो उसी प्रकार साधारण विधेयक कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती और इसे पास करने के लिए दोनों के द्वारा अलग अलग 50% प्लस एक मत होना आवश्यक है, जो भी मतदान कर रहे हैं उसका। और एक ही याद रखिएगा, राज्यसभा अधिकतम साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है और यदि पास करवाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। विधेयकों के विषय में एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर कोई विधेयक, नंबर 1 बात, लोकसभा में लंबित है या लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा ने नहीं पास किया है और न ही वहाँ भेजा गया है, तो लोकसभा के समाप्त होने पर पुनः वह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़, यदि लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया है और राज्यसभा में लंबित है लेकिन तब तक लोकसभा विघटित हो गई, तो वह विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तीसरी चीज़ याद रखिएगा, तीसरी चीज़ ये है, यदि पहले राज्यसभा में पेश कर दिया गया और लोकसभा का विघटन हो गया तो वह विधेयक समाप्त नहीं होता, चाहे राज्यसभा ने अभी पास किया हो या अभी वहाँ लंबित हो, लेकिन पहले लोकसभा में न आया हो, तो लोकसभा के विघटन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें तीनों हो गई, धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।